नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं। जैसा कि आपको हर महीने दी जाती है दोस्तों, 2 पार्ट में वीडियो दी जाती है और 2 पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं मंथली वाइज। ठीक है, ये 15-15 दिनों पर वीडियो आती है दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके बाकी सभी महीनों का देख सकते हैं। इन सब की क्विज, इन सब का पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर इसकी फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बेस्ट एप्लीकेशन है आपके हर एक प्रकार के एजुकेशन के लिए। एमजेटी ऐप पर आप ई बुक्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हो। पिछले 2 सालों से ई बुक अवेलेबल कराई जा रही हैं, वीडियो कोर्सेज आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों, एनबीए ने इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है अभी हाल ही में रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह एक्टर हैं और इन्हें एनबीए इंडिया ने इंडिया में अपना प्रमोशन करवाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, रणवीर सिंह इससे पहले भी और भी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे माई 11 सर्कल एक एप्लीकेशन है, गेमिंग ऐप है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अभी हाल फिलहाल में कॉइन स्विच कुबेर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है। वीडियो देखते जाइए, अभी और कौन कौन सी संस्थाओं के कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर आए हैं उनको भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। डिटेल्स के साथ वीडियो होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया है। इसका नाम होगा अब प्रधानमंत्री पोषण योजना। देखिए, इस पोषण में पोषण का नाम भी होता है, फुल फॉर्म भी होता है। पोषण में देखिए, पीओ का मतलब होता है पोषण और एसएच का मतलब होता है शक्ति और एन का मतलब होता है निर्मन, यानी पीएम पोषण, यानी पीएम पोषण शक्ति निर्मन योजना। ठीक है, तो ये होगा नया योजना। इस योजना का नाम बदला गया है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है। तो इसके तहत 2021 से लेकर के 2026 तक एक नए प्रकार के अभियान वगैरह चलाए जाएंगे। केंद्र सरकार इस पर 54,000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा नूई ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंदिरा नूई ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है, माई लाइफ इन फुल। माई लाइफ इन फुल नाम की ये जो पुस्तक है, ये इंदिरा नूई की लिखी है। इंदिरा नूई को आप पहचानते होंगे दोस्तों, ये पेप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं। तो पेप्सिको की पूर्व सीईओ ने माई लाइफ इन फुल नाम की ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया इस बार डॉक्टर कनक साहा को। किसे? डॉक्टर कनक साहा जी को। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो होता है ना, ये भारत में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इस बार 11 व्यक्तियों को दिया गया है। 11 व्यक्ति कौन कौन हैं, अभी मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना है आपको, ये जो 11 व्यक्ति होते हैं ये साइंस से जुड़े होने चाहिए, साथ ही साथ इनकी उम्र जो है वो 45 वर्ष से नीचे की होनी चाहिए। तो इनको CSIR के द्वारा, यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में इनके कार्यों के लिए। क्लियर? कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को दिया जाता है, जब CSIR का स्थापना दिवस होता है। अब ये 11 व्यक्ति कौन हैं जिनको इस बार मिला है इन क्षेत्रों में? तो देखिए, जैविक विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को और डॉक्टर अमित सिंह को मिला है। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वास को और डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में दोस्तों, इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर विनय कुमार शौकिया को। गणित विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर अनीश घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। चिकित्सीय विज्ञान यानी मेडिकल में दोस्तों जीनम पन्निय मकल को मिला है। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर जी दोस्तों ये साइंटिस्ट है और इन्हीं की याद में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में नाता संकीर्तन नामक नृत्य और संगीत महोत्सव आयोजित हुआ? तो दोस्तों, मणिपुर में नाता संकीर्तन नाम का एक ये महोत्सव हुआ, मणिपुर में होता है। 3 दिवसीय अभी आयोजित हुआ। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में ये
आयोजित कराया गया इसके द्वारा। क्लियर। अच्छा, मणिपुर के महोत्सव आए हैं, तो 3 महोत्सव मैंने आपको स से याद करवाया था। स अक्षर से आपको 3 महोत्सव याद करने हैं मणिपुर से। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों सिरुई लिली महोत्सव, और दूसरा होता है संगाई महोत्सव, और तीसरा होता है संतरा महोत्सव। तो संतरा महोत्सव, संगाई महोत्सव और सिरुई लिली महोत्सव याद रखना है। सिरुई लिली, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मणिपुर से, मणिपुर के ये महोत्सव हैं। अगला, हाल ही में किसने पृथ्वी निगरानी उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया है लैंडसैट 9। ये दोस्तों पृथ्वी निगरानी उपग्रह या कहें अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 को इसको स्थापित किया गया था, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और नए अभी एडमिनिस्ट्रेटर इसके बनाए गए हैं बिल नेल्सन। कौन? बिल नेल्सन। इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो लैंडसैट 9 है दोस्तों, ये आया है लैंडसैट 7 की जगह पर, यानी लैंडसैट 7 जो काम किया करता था वो अब लैंडसैट 9 काम करेगा। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनावत को। कंगना रनावत जी ओडीओपी योजना जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उत्तर प्रदेश की बहुत ही फेमस योजना, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अब होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है। आपको दिख रही है कंगना रनावत। ओके, ओडीओपी योजना क्या है? इसके तहत दोस्तों प्रत्येक जिले में एक एक उत्पाद को, एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट की वजह से उस जिले की पहचान भी बढ़ाई जाती है, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाई जाती है। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। तो अभी इसके लिए कुछ महोत्सव भी आयोजित कराए गए, जैसे लखनऊ में गुड़ महोत्सव आयोजित कराया गया था, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित कराया गया था, कुशीनगर में केला महोत्सव और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित कराया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेल सचिव कौन नियुक्त किया गया? तो खेल सचिव दोस्तों सुजाता चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है। इमेज देख लीजिए इनकी, ये है सुजाता चतुर्वेदी, और इनको अभी हाल ही में भारत का नया स्पोर्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये आई हैं रवि मित्तल की जगह पर। किसकी जगह पर? रवि मित्तल जी की जगह पर नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 नाम का सैन्याभ्यास किया? तो भारत ने श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2021 नाम का सैन्याभ्यास किया। देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति होता है। ठीक है, तो ये हमेशा से ही होता आया है। 8वां संस्करण ये है, तो इसको आपको याद रखना है। इस बार 8वां संस्करण था, 4 से 15 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। कहां पर? श्रीलंका में ही ये आयोजित हुआ, मित्र शक्ति। क्लियर है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, देख लीजिए मैप में, यहाँ पर है श्रीलंका। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी और कोलंबो यहाँ की है राजधानी। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है, और पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम। अगला, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं संदीप सिंह जी। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो सितंबर मंथ की वीडियो थी सेकंड वाली, उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने। तो याद रखना है, भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, ये RKS भदौरिया जी की जगह पर आए हैं, तो इनका भी नाम याद रखना है, और उप प्रमुख का भी नाम याद रखना है। ये हैं उप प्रमुख दोस्तों, एयर मार्शल संदीप सिंह जी, ये भारतीय वायुसेना के नए होंगे। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के साथ में एयर मार्शल BR कृष्णा जी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखना है। भारतीय वायुसेना दिवस भी इसी महीने मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना किया गया था। इसी वजह से ये दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। क्लियर। अगला देखते हैं, गुलाबी गेंद से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों स्मृति मंधाना। गुलाबी गेंद से अभी टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, पहली बार इंडिया खेल रहा है गुलाबी गेंद से टेस्ट क्रिकेट। और अच्छी बात तो यह है, एक रिकॉर्ड पहले ही मैच में बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच खेल रहे थे, हालांकि वो मैच का रिजल्ट तो नहीं आया, मैच ड्रा हो गया, लेकिन इन्होंने शतक बना दिया। तो शतक बनाने वाली भी ये पहली महिला बन गई, और पहला मैच भी गुलाबी गेंद से खेला गया। ठीक है, भारत के नाम ये भी उपलब्धि आ गई। भारतीय महिला टीम, पुरुष वाली टीम तो पहले से ही खेल रही है। क्लियर है। मैन ऑफ द मैच भी इन्हें ही चुना गया। मैन ऑफ द मैच क्या? प्लेयर ऑफ द मैच कहेंगे हम लोग। चलिए अगला,
भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे दोस्तों ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी, और इनका हो गया है निधन, ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी का। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के पहले। अभी वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में है दोस्तों अजीत डोभाल, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ब्रजेश चंद्र मिश्रा जी दोस्तों ये पहले एनएसए के साथ साथ ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा जी के बेटे थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है। अब ये दिए जाएंगे कब? 10 दिसंबर को 2021 में, 10 दिसंबर को, ठीक है। तो इस पर मैंने वीडियो भी दे दी है, आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, तो याद रखना आपको। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं मेडिसिन का बता दे रहा हूँ, लेकिन बाकी क्षेत्रों के लिए मैंने नोबेल प्राइज की वीडियो बना करके दी हुई है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो उसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेडिसिन का नोबेल दोस्तों इस बार किसे दिया गया है? इस बार मेडिसिन का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। ये दोनों हैं, इमेज में देख लीजिए, ये डेविड जूलियस और ये अडम पटापाउटियन। इनको दोस्तों इन दोनों ने एक ऐसे रिसेप्टर की खोज की है जो तापमान, सर्दी, गर्मी और दर्द को पहचान सकता है। तो एक नए तरीके के रिसेप्टर की इन्होंने खोज की है, और इस खोज के लिए इनको दिया गया है नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र का। इससे क्या होगा? इससे नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को समझने में और आसानी मिलेगी, पेन किलर्स वगैरह और नए तरीके के बनाए जा सकेंगे। क्लियर? अच्छा, नोबेल पुरस्कार देता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार देखिए दोस्तों 2 संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। एक तो स्वीडन में दी जाती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और एक नॉर्वे में दी जाती है नॉर्वे की संसद के द्वारा। लेकिन नॉर्वे की संसद के द्वारा केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार। बाकी के जो 5 पुरस्कार होते हैं, टोटल 6 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं ना 6 क्षेत्रों में, फिजिक्स में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में, फिर पीस में और केमिस्ट्री में, और फिर इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो इन 6 क्षेत्रों में 5 जो होते हैं वो स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दी जाती है। क्लियर? 10 दिसंबर को दिया जाता है क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। 1901 से ये दिया जाना शुरू हुआ है। बाकी मैंने आपको नोबेल प्राइज वाली वीडियो में सारा कुछ बता दिया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को दोस्तों दिया गया है जीआई टैग। वाडा कोलम चावल यहाँ पर इमेज में देख लीजिए, ये महाराष्ट्र में दोस्तों उगाया जाता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में व्यापक रूप से इसका उत्पादन होता है। इसे जीनी या झीनी चावल भी कहा जाता है वहाँ पर लोकल में। पिछले दिनों में बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जैसे कि एग्जांपल में बात करें नागा कुकुम्बर या नागा खीरा कह सकते हैं, नागालैंड का है, इसको मिला जीआई टैग। राजस्थान की सोजत मेहंदी को, असम की जुडेमा शराब को, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तमिल लौंग संतरा को दिया गया। महाराष्ट्र में पालघर के चीकू को दिया गया है, सफेद प्याज को भी दिया गया है, सफेद प्याज को दिया गया है, और अभी ये चावल वाला तो बताया मैंने। गोवा में कोला मिर्च को भी मिला है जीआई टैग। अगला, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टीचर्स डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस बार भी 5 अक्टूबर को मनाया गया। अच्छा, अच्छी बात तो ये है एक दिवस आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को यानी ठीक 1 महीने पहले दोस्तों नेशनल टीचर्स डे, या कहें कि भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और वर्ल्ड शिक्षक डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है इस बार की टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती? तो पहली बार डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है दोस्तों एफसी गोवा ने। गोवा फुटबॉल क्लब पहली बार डूरंड कप जीत रहा है। डूरंड कप का ये 130वां संस्करण था। अब आप सोचिए 130 सालों में पहली बार गोवा की टीम ने जीता है, ठीक है, डूरंड कप। ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है। आयोजन इसका किया गया था पश्चिम बंगाल में। पहली बार दोस्तों जीता है गोवा ने। ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। किसने हरा करके जीता, यानी उपविजेता कौन रहा? मोहम्मडन स्पोर्टिंग रहा उपविजेता। अगला, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफलता परीक्षण किया? तो जिरकॉन मिसाइल या कहें जिरकॉन मिसाइल, इसका परीक्षण किया है रसिया ने। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और रसिया ने इसका समुद्र से परीक्षण किया हुआ है। ओके, रसिया के बारे में बात करें अगर, तो रसिया देख लीजिए, ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया, ग्रीन कलर में।
मॉस्को यहाँ की राजधानी है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रूबल करेंसी है। ड्यूमा संसद का नाम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है यहाँ की विशेषता। अगला, LIC के नए MD कौन बने? तो LIC में दोस्तों एक और MD आ गए हैं, वो बन गए हैं BC पटनायक। BC पटनायक होंगे LIC के चौथे MD। जानकर आपको हैरानी होगी, LIC में दोस्तों 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 होते हैं MD। और इन 4 में से तो 3 तो पहले थे, एक अभी गए और उनकी जगह पर कौन आ गए? एक की जगह पर आ गए BC पटनायक। देखिए बाकी के 3 कौन हैं? अभी IPA मिनी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा मैंने बताया था वीडियो में, IPA मिनी को नियुक्त किया गया था। सिद्धार्थ मोहंती अभी उससे पहले नियुक्त किए गए थे। राजकुमार जी हैं और चौथे BC पटनायक अब आ गए हैं। तो ये 4 है MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं MR कुमार। अध्यक्ष का कार्यकाल भी अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इसको भी याद रखना है आपको। ओके, LIC के बारे में बात करें, 1956 में स्थापना हुई थी। मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट उद्यम के प्रमुख कौन बने? स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख दोस्तों बन गए हैं संजय भार्गव। संजय भार्गव जो आपको C ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको बनाया गया है कि स्टारलिंक जो सैटेलाइट जो प्रोग्राम है स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स आपको दोस्तों बहुत बार बताया गया है कि स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 60,000 से ज़्यादा सैटेलाइट से ढक देगा पृथ्वी को। 60,000 सैटेलाइट से फिर प्रोवाइड कराएगा मुफ्त में या फिर कहें किफ़ायती दरों में इंटरनेट। ठीक है, मुफ्त तो नहीं होता कुछ, ठीक है, तो किफ़ायती दरों में इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए ये स्पेस एक्स का मिशन है। तो इसको इंडिया में प्रमोट करने के लिए संजय भार्गव जी को जिम्मेदारी दी गई है। क्लियर? एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ओके, उन्हीं का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। अगला, हाल ही में किसने ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण प्रणाली मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया? तो आई ड्रोन लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया जी ने। मनसुख मंडाविया जी ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने आई ड्रोन नाम से एक योजना लॉन्च की है, या कहें एक कैंपेन लॉन्च किया है। अब देखिए आई ड्रोन में भी फुल फॉर्म होता है इसका। आई से मतलब होता है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके द्वारा ये बनाया गया है। और ड्रोन में देखिए ड्रोन का भी फुल फॉर्म इन लोगों ने बनाया हुआ है। क्या होता है फुल फॉर्म? ड्रोन का फुल फॉर्म होता है, देखिए, ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, यानी फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में दुर्गम इलाकों में दोस्तों ड्रोन के थ्रू वैक्सीन वगैरह या फिर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हुआ वो सभी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। ओके, ICMR के बारे में बात करें, 1911 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। और बलराम भार्गव जी, इनका नाम याद रखना आपको, ये ICMR के अध्यक्ष हैं। ये पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, बलराम भार्गव। अगला, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। इससे पहले जो 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था वो घोषित हुआ था रामगढ़ विषधारी वन्यजीव जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये बाकी के जो 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क और अचान कमार नेशनल पार्क, ये दोनों भी छत्तीसगढ़ में ही हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है, जिसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अच्छा, ये भारत का तो 53वां है, लेकिन छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले कौन 3 है? तो एक है उदंती सीता नदी, एक है अचान कमार, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये 3 थे, अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क और आ गया चौथा। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, कुछ और पॉइंट है, जैसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। एक और इससे रिलेटेड अभी न्यूज आई है, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा। तो दोनों ही नाम मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है असम ने। असम सरकार ने फिश वाले नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये फिश मार्केट के लिए भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप है। इसके तहत दोस्तों लोग मछली को या फिर मछली से बने उत्पादों को ऑर्डर कर सकेंगे इस ऐप के थ्रू। ये बहुत ही यूनिक ऐप है। ये एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है और असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला,
WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी। ये कौन सी वैक्सीन है? तो ये है दोस्तों मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स नाम की जो वैक्सीन है ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया को पहली मलेरिया वैक्सीन मिल चुकी है। अच्छा, कमेंट करके आप बताओ क्या कारण था जो इतना दिनों के बाद मलेरिया की वैक्सीन मिली है। मलेरिया के बारे में अगर बात करें तो मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है और इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ठीक है, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलता है, यानी ये इसका वाहक होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर पूछा जाए तो आप बताएंगे वो डेंगू जो रोग होता है ना, तो डेंगू को फैलाने वाले मच्छर को कहते हैं मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर, लेकिन मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो अभी ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना है। अच्छा, फिलहाल ये मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन है ये बनाया किसने है? इसको दोस्तों GSK ने बनाया है। GSK आप कंपनी यूज़ भी करते हो, विक्स की गोली जो खाते हो ना, ये इसी के द्वारा बनाया गया है, इसी का प्रोडक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। क्लियर? चलिए अगला, 6 अक्टूबर 2021 से बथुकंपा उत्सव कहाँ पर शुरू हुआ, यानी कहाँ अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों तेलंगाना में बथुकंपा उत्सव अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है। काफ़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। जैसे भारत में नवरात्रि शुरू होती है वैसे यहाँ पर बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, बथुकंपा या बथुकम्मा कहिए। ठीक है, 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में ये मनाया गया। 9 दिनों का पुष्प उत्सव होता है। बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हों। ओके, अगला देखते हैं। भारत और यूके ने कहाँ पर अजय वॉरियर नाम का सैन्याभ्यास किया? तो भारत और यूके ने अभी हाल ही में, यानी यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर के चौबटिया उत्तराखंड में अजय वॉरियर नाम का सैन्याभ्यास किया है। भारत और यूके की सेनाएं मिलकर के ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही हैं। इस बार का ये 6ठा संस्करण है। 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित हुआ है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से सैन्याभ्यास आयोजित कराए गए? तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों साझा नियति हुआ था। ये चीन के मध्य हैनान प्रांत में हुआ था। हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं था, लेकिन चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड जैसे देश, पड़ोसी देश भारत के शामिल थे, तो इसलिए पूछा जाएगा जरूर। असिम्डेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज, ये समुद्री अभ्यास है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4था संस्करण है, अभी आयोजित किया गया। सूर्य किरण 4 भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। इस बार का ये 15वां संस्करण था। समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। और अभी मित्र शक्ति मैंने आपको बताया था, ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, अभी एक जिमेक्स नाम का भी हुआ है, जिमेक्स। ठीक है, जिमेक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। मालाबार का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है, आयोजित हो रहा है। मालाबार अभ्यास ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ये सारे के सारे जो सैन्य अभ्यास वगैरह हैं, इनका भी आपको रिविजन करते रहना है। दोस्तों, मैं आपको चाहता हूँ हमेशा परफेक्ट वीडियो देने की। आप कोई भी मंथ का उठा करके देखो कि हमारी मंथली करंट अफेयर वीडियो मैं हर एक महीने में कुछ ना कुछ इंप्रूव किया हुआ हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ऐसे में आप लोग का भी फर्ज बनता है, थोड़ा सा आप लोग भी करो। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कर देना है। 10 लोगों के पास शेयर तो जरूर कीजिए। आप लोग के लिए देखिए मैं डिटेल भी देने लगा हूँ। इमेज के साथ आप लोग की डिमांड थी, इमेज के साथ भी मैं क्वेश्चन को देने लगा हूँ, जिससे ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बैठ सके क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपना और वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, चलिए, तभी मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत आ गया है 90वें स्थान पर। पिछली बार अभी 84वें स्थान पर था, अब 90वें पोजीशन पर आ गया है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसमें बताया जाता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट या पावरफुल पासपोर्ट किस किस देश के हैं। तो इसमें देखिए टॉप 3 में अगर बात करें, टॉप 3 में देखिए टॉप रैंक पर है जापान और सिंगापुर, इन दोनों का पासपोर्ट टॉप पर है। सेकंड पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया का है और थर्ड पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन का। ओके, अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे खराब पासपोर्ट है, सबसे कम पावरफुल का पासपोर्ट है। ओके, अगला देखते हैं। किस कंपनी ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के लिए बोली जीती? तो टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से एयर इंडिया को अपने अंदर मिला लिया है, अपने में शामिल कर लिया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी वाली बोली जीत ली है। महाराजा इज बैक। दोस्तों, आपको पता हो
टाटा ग्रुप के द्वारा ही एयर इंडिया की स्थापना की गई थी। तब ये टाटा एयरलाइन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। JRD टाटा जी ने जब इसको स्थापित किया था, JRD टाटा 1932 में ये स्थापित किए थे, तो उन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ था टाटा एयरलाइंस। बाद में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और फिर इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। बहुत डूबती रही ये कंपनी, लगातार डूबती रही। 60,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज में ये डूबी हुई है। फिलहाल इसको 180 बिलियन रुपए में 18,000 करोड़ जिसे कह सकते हैं हम लोग, टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है। एक बार फिर से इसकी 100% हिस्सेदारी जीत ली है। क्लियर। संस्थापक इसके JRD टाटा थे। वर्तमान में CMD हैं राजीव बंसल। अगला, हाल ही में चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में बी गोपाल जी को दोस्तों चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से बेजवाड़ा गोपाल इनका पूरा नाम होता है, बेजवाड़ा गोपाल। ये फिल्म सोसाइटी केरल के द्वारा दिया जाता है। 10,000 रुपये कैश मिलते हैं, एक स्मृति चिन्ह मिलता है और एक पट्टिका दी जाती है। अब ये चौथे विजेता है, तो इनके पहले 3 विजेता कौन थे? इनके पहले 3 दोस्तों अदूर गोपाल कृष्णन, माधवी मुखर्जी और मोहन जी, इन 3 को मिल चुका है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्तों कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। इमेज भी देख लीजिए इनकी। ये प्रोफेसर हैं और इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोस्तों नया कुलपति, नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। ये 23वें नंबर के वाइस चांसलर होंगे। ये त्यागी जी की जगह पर आए हैं, जो अभी इस्तीफा दे दिए थे, जिनको एक प्रकार से कहीं हटा दिया गया था, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ गया था। अच्छा, एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड मिलती जुलती है जिसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अभी कर्णम मल्लेश्वरी जो कि मेडल विजेता हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी ओलंपिक की, उनको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का यानी दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया था। ठीक है, तो याद रखना है वो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की थी, यानी दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की थी। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं राजेश बिंदल। दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय कह सकते हैं, न्यायिक संस्था है इलाहाबाद हाईकोर्ट, क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका दायरा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके ये नए बन गए हैं चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी। क्लियर। अगला इमेज देख लीजिए राजेश बिंदल जी की। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं और इन्हीं को ये इस्तीफा भी अपना देंगे। अच्छा, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों शपथ दिलाई जाती है, कोई भी राज्य का अगर चीफ जस्टिस नियुक्त होता है तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है। ये देख लीजिए, एड्यूर मिर्च है और कट्टी कट्टूर आम है, तो इनको दिया गया है जीआई टैग। केरल का फेमस ये उत्पाद है। और अभी पिछले दिनों में कौन कौन से जीआई टैग दिए गए ये तो मैंने अभी आपको बताया ही। पालघर का चीकू, वाड़ा का कोलम चावल, सफ़ेद प्याज। ठीक है, तो केरल का एड्यूर मिर्च भी इसमें ऐड कर लीजिए। अगला, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाने गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में सुचेता सतीश ने दोस्तों एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने 120 भाषाओं में गाने गाए हैं। अच्छा, इनकी उम्र है महज 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अगस्त में भी हालांकि मैं ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ था, तो तब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था और अब जा करके इनको सर्टिफिकेट मिल गया है। क्लियर है, तो इनको दुबई में मिला है, दुबई में इंडियन एम्बेसी में दिया गया है। अगला, हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर का निधन हो गया। ये किस देश के परमाणु कार्यक्रमों के जनक माने जाते थे? तो अब्दुल कादिर ये दोस्तों एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के जनक माने जाते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ये फादर कहे जाते थे। तो इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। अच्छा, मोसाद बोल रही थी, मोसाद आप जानते हो ना कौन है? मोसाद है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, जो कि है इजराइल की। तो इजराइल की मोसाद बोल रही थी कि उनको पहले पता नहीं लग पाया कि ये परमाणु कार्यक्रमों पर काम कर रहे थे। अगर पता लगा होता तो वो इनको भी निपटा देती। ओके, चलिए, तो फिलहाल ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला, 12 से 15 अक्टूबर के बीच मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित होगा?
तो दूसरा चरण दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हो रहा है और 12 से 15 अक्टूबर यानी कि ये आयोजित हो चुका है। तो बंगाल की खाड़ी में दूसरा हो रहा है। इससे पहले ये फिलीपींस में हुआ था आयोजित इसका पहला चरण। देखिए 2 स्टेज में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार जो सैन्य अभ्यास होता है या कहें इसे समुद्री अभ्यास एक प्रकार से, ठीक है। तो ये जो समुद्री अभ्यास होता है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष 2 चरणों में तो होता है। ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी है? इंडिया है, यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है और है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में जुड़ा था। तो इन सब के बीच में होता है दोस्तों ये मालाबार सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है और इस बार ये 12 से 15 अक्टूबर को दूसरा इसका संस्करण हुआ। अगला, हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी? तो एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बन गए हैं ब्रिटिश के अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी देखिए इमेज में ये दिख रहे हैं। इनको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश का हाई कमिश्नर बनाया गया है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है। वो दिन कौन सा था? वो दिन था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को इनको बनाया गया था। अच्छा, एक और बात, 2017 से प्रत्येक वर्ष ये बनाना शुरू किया गया है। उच्चायुक्त दिवस मनाया जाता है और उसी उच्चायुक्त दिवस के अवसर पर इनको बनाया गया है। कुछ और ऑप्शन में नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे एक नाम है सृष्टि गोस्वामी। ये नाम आपको याद रखना है। ये एक दिन की सीएम बनी थी। एक दिन की सीएम बनी थी कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनी थी। अगला क्वेश्चन, किस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया? तो दोस्तों नासा ने लॉन्च किया है लूसी नाम का एक क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान यानी एस्टेरॉयड के लिए स्पेसक्राफ्ट। ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो क्षुद्र ग्रह पर जाएगा और क्षुद्र ग्रह पर जाकर के ये पता लगाएगा कि सौरमंडल जो है हमारा, इसका निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल बना कैसे, ठीक है। चलिए, तो 12 वर्षों तक ये बाहरी सौरमंडल की यात्रा करेगा। पहला ऐसा ये वो होगा, सैटेलाइट होगा या कहें कि अंतरिक्ष यान होगा जो हमारे सौरमंडल के भी बाहर जाएगा। नासा के बारे में बात करें तो बात तो कर ही चुके हैं फिलहाल पहले ही। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अगला, फीफा ने भारत में 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का उद्घाटन किया? तो फीफा ने शुभंकर अपना यानी मस्कट लॉन्च किया है ईभा। ये ईभा नाम का मस्कट जो है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये ईभा मस्कट जो है ये जो 2022 में भारत में होने वाला है फीफा का अंडर 17 विमेंस का वर्ल्ड कप फुटबॉल का, उसका ये मस्कट होगा। ईभा जो है ये महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करेगी। ये इसका प्रतिनिधित्व यानी इसको रिप्रेजेंट करने वाली एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है, ठीक है, जो आपको इमेज में यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। अब देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये आयोजन कब से कब तक होगा? 11 से 30 अक्टूबर होगा अगली साल यानी 2022 में। फीफा का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अभी फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था मेन वाला, वो 2018 में हुआ था, लास्ट वाला वो हुआ था मॉस्को रसिया में। फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था। अगला वाला होगा 2022 में यानी 4 साल बाद, और ये होगा कतर में, ठीक है, अगले साल। अगला, हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दोस्तों रणदीप गुलेरिया जी को दिया गया है। रणदीप गुलेरिया जी, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी से, ये दोस्तों हैं एम्स के डायरेक्टर। एम्स यानी होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इसके ये डायरेक्टर हैं। ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं 2015 में। ओके, अगला, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो वो बन गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क ये स्पेस एक्स के और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला कंपनी की ये मालिक हैं। तो इनको अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने बताया अपने इंडेक्स में कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। देखिए ये बार बार होते रहते थे, अभी ऊपर नीचे लगा रहता था। ये और जेफ बेजोस आसपास ही रहा करते थे, बहुत कम अंतर हुआ करता था। लेकिन इस बार वाली जो लिस्ट जारी हुई है, इस बार की लिस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है अमेजन और एलन मस्क में, ठीक है। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और एलन मस्क में देखिए यहाँ पर $224 बिलियन एलन मस्क की है और $189 बिलियन ये जेफ बेजोस की संपत्ति है। ओके, बर्नार्ड अर्नाल्ड 3 पर है $155 बिलियन के साथ LVMH की।
11वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं दोस्तों, ओवरऑल 11वीं रैंक है और भारत और एशिया में ये टॉप पर हैं। 14वें रैंक पर गौतम अडानी हैं, $74 बिलियन के साथ में अडानी ग्रुप के, ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टॉप 20 में फिलहाल यही 2 भारतीय हैं। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटक गांव परियोजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने दोस्तों पर्यटक गांव परियोजना लॉन्च की है। पर्यटक गांव परियोजना से क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों गांव गांव में एक कैंपेन वगैरह चलाया जाएगा इस प्रकार से, जिससे लोग जो पर्यटक आते हैं वो गांव में भी जा सकें और गांव के लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। ठीक है, तो 75 गांवों को ऐसे आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मनोज सिन्हा जी, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगला, हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो देश का मेंटर कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक यूनिक तरीके की ये योजना शुरू की है, देश के मेंटर प्रोग्राम। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो भी सक्सेसफुल पर्सन है वो वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 1 से लेकर के 10 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको मेंटरशिप प्रदान कर सकते हैं। हफ्ते में कुछ करना नहीं है, हफ्ते में 10 मिनट का टाइम निकालना है, उस बच्चे के पास फ़ोन करना है, उसको उसके कैरियर के बारे में, कैरियर ग्रोथ के बारे में बताना है। अगर उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उसको मोटिवेट करना है। ठीक है, यही इतना काम है, कोई सा भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिलहाल कंडीशन ये है बस कि वो खुद सक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो खुद ही तैयारी में लगा हुआ है फिलहाल यहाँ पर। अच्छा, इसको प्रमोट करने के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है देश के मेंटर प्रोग्राम दिल्ली का। ठीक है, याद रखना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। आईएमएफ ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने बताया कि भारत की जो इकोनॉमी होगी ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी होगी। अभी भारत की इकोनॉमी करंट टाइम पर अगर बात करें तो इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 9.5% की दर से बढ़ रही है। अगले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा 8.5% की दर से ग्रो होगी। चाइना की इकोनॉमी 8.1% की दर से ये बढ़ रही है और अगले साल इसकी जीडीपी जो है वो 5.7% की दर से ग्रोथ होगी। यूएस की 7%, यूके की 7%। हालांकि इस बार भी इंडिया की इकोनॉमी सबसे तेजी से ही बढ़ रही है। ठीक है, आईएमएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1945 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और गीता गोपीनाथ का नाम मत भूलना, गीता गोपीनाथ दोस्तों इसकी इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। क्लियर, अगला देखते हैं। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन बनी? तो भारत में अब हो चुकी हैं 11 महारत्न कंपनियां। 11वीं महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11 महारत्न कंपनियां अब हो चुकी हैं, इसको आपको याद रखना है। 11वीं ये है। ये दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है और अब इसे 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और सीएमडी इसके हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन। अच्छा, भारत की 11 महारत्न कंपनियों पर मैंने शॉर्ट वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट पर जा करके। ठीक है, चैनल पर भी जा करके आपको मिल जाएगी वीडियो। अच्छा, अब से एमजेटी जीके शॉर्ट के नाम से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको 1 मिनट में या 30 सेकंड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दिया करूँगा जो तेज़ी से क्विकली आपको रिवाइज कराने के लिए काफ़ी होगी, और ऐसी चीज़ें जिसके लिए एक पूरी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, जिसको एक छोटे शब्दों में समझाया जा सकता है और इम्पोर्टेंट होता है, उसको मैं इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया करूंगा, तो आप वहां पर उसे प्राप्त कर लेना। ठीक है, फिलहाल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के अध्यक्ष हैं रविंद्र सिंह ढिल्लन, इनका नाम है, याद रखना है। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो जर्मनी ने लॉन्च की है दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। ये दुनिया की पहली ड्राइवरलेस और ऑटो ड्राइविंग या कहें सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है। ये जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में स्थापित की गई है या वहाँ पर चलाई गई है, इसका परीक्षण हुआ है। इसको सीमेंस और ड्यूस बहन नाम की 2 कंपनियां हैं, इनके द्वारा मिलकर के बनाया गया है। अच्छा, दुनिया की पहली दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन भी तो जर्मनी ने ही चलाया था, याद होगा आपको। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इसी के द्वारा चलाई गई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, चांसलर इसके हैं एंजेला मार्केल जी हैं और मुद्रा होती है यूरो। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमित खरे जी को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नया सलाहकार, नया निजी सलाहकार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आए हैं अभी हाल ही में, अभी पिछले महीने ये रिटायर हुए थे उच्च शिक्षा सचिव के रूप में। 30 सितंबर को ये रिटायर हुए थे और अभी इस महीने ये नियुक्त कर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार। 1985 बैच के झारखंड कैडर से ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने सीएम द हैसी पहल शुरुआत की? सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की है दोस्तों अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने। मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह जी ने घोषणा की है कि सीएम द हैसी पहल के तहत कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जो मणिपुर का है वो इस हेल्पलाइन की मदद से, इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से दोस्तों कांटेक्ट कर सकता है और अपनी समस्याओं को बता सकता है डायरेक्टली मुख्यमंत्री से, यानी सीएम से। सीएम द हैसी का मतलब ही होता है मुख्यमंत्री को बताएं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की? आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। आरोग्य वाटिका के तहत क्या होगा? आरोग्य वाटिका के तहत दोस्तों जो भी माध्यमिक स्कूल हैं, जो भी सरकारी माध्यमिक स्कूल हैं राज्य भर में उत्तर प्रदेश में, वहाँ सब जगह पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे। और ये कौन कौन से पौधे और वृक्ष होंगे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, आंवला, अमरूद, हल्दी, चंदन, इन सब के। तो इससे क्या होगा? इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। जो बच्चे होंगे वो इन सब चीज़ों का अगर सेवन करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, उनके अंदर पर्यावरण को संरक्षित करने की एक भावना जागृत होगी। इन सब कामों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया जयपुर में। जयपुर पिंक सिटी, ये है राजस्थान में। यहाँ पर भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, या कहें हम लोग अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इसको स्थापित किया गया है। इसको किसके किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसको दोस्तों भारत सरकार और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, इन तीनों के द्वारा मिल करके इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया? तो माइक्रो एटीएम लॉन्च किया दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक, इसने पूरे भारत भर में एटीएम का छोटा भाई लॉन्च किया है, माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, एटीएम की तरह होगा, ये माइक्रो एटीएम होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड जो एटीएम रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, वो अपने पैसे कहीं भी निकाल सकते हैं और उस खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी जो भी रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो बैंकिंग छोटी मोटी सर्विसेज होती हैं एटीएम में, वो सभी सर्विसेज यहाँ पर भी दिए जाएंगे। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें, 2003 में स्थापित हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और उदय कोटक जी इसके फाउंडर एंड CEO हैं। ओके, एक ये प्राइवेट बैंक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रिपोर्ट में भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रिपोर्ट आई है और इसमें दुनिया भर की 750 कंपनियों को लिस्ट किया गया है। इसमें हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, मुकेश अंबानी, इनके बारे में तो मैंने बताया ही, इंडिया और एशिया की ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी रैंक देखी जाए तो ओवरऑल ये 52वें स्थान पर है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में ओवरऑल ये 52वें रैंक पर है। ICICI बैंक ये भारत की दूसरी सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है, लेकिन ओवरऑल रैंक इसकी 65वीं है। थर्ड पर HDFC बैंक है, ओवरऑल रैंक 77वीं है। टोटल भारत की 19 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन बात आती है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन सी है? तो वो है दोस्तों सैमसंग। सैमसंग कंपनी टॉप पर है, सेकंड पर है IBM और थर्ड पर है माइक्रोसॉफ्ट। ये दुनिया की शीर्ष 3 सबसे अच्छी एम्प्लॉयर कंपनियां हैं। 58 देशों की 750 कंपनियों को लिस्ट किया गया था। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है, उनको ज़्यादा सुविधाएं देती है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थी अक्टूबर महीने की 1 से 15 अक्टूबर तक की शानदार करंट अफेयर की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद वाली वीडियो आपको यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग पार्ट 1 तो बहुत लोग देखते हैं, लगभग 1 लाख लोग देख लेते हैं, लेकिन पार्ट 2 बहुत से लोग नहीं खोज पाते हैं। जबकि यहाँ पर मैं कार्ड भी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया रहता है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए MZT ऐप, वहां पर आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 जरूर देखिए। अभी आप पार्ट 1 देखे हो, यानी आधा ही तो देखे हो, इस महीने का आधा ही तो पता चला है आपको। ठीक है, पूरा देखने के लिए आप दोनों पार्ट देखो। पिछले महीने की भी वीडियोज हैं जो प्लेलिस्ट में है, जाकर के आप देख सकते हैं। UPSI का मॉक टेस्ट आया है, इसको आप ले सकते हैं।
डेली जीके टेस्ट भी आता है एप्लीकेशन पर, तो डेली जीके टेस्ट के थ्रू आप और जीके भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के कोर्स पे शानदार डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेटेस्ट डिस्काउंट कौन सा है इसको जानने के लिए आप एप्लीकेशन पर विजिट किया कीजिए रेगुलर, और इस पर देखा कीजिए कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं। चलिए, वीडियो को इन तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी है वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक तो करना ही जरूर, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देखते आए हो तो यानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चलिए बस मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।